हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 28 अगस्त 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपने हमारे जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। उसके बाद ईमेल के थ्रू लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन हम आपका वो करंट अफेयर कवर कर देंगे 90 से 95% तक। जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें आपको ये करंट अफेयर मिल जाएगा। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन ये करंट अफेयर आपको किस तरह से कवर करेंगे? डेली करंट अफेयर मिलेगा जिसमें 3 सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, और एक होगा क्विज सेक्शन, जो कि हर रोज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि कितना करंट अफेयर मुझे याद रह रहा है। वीकली करंट अफेयर, इसमें हम आपको 3 तरह के सेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, और एक होगा क्विज, जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ जिसमें आपको 2 लाइन में 3 लाइन में करंट अफेयर मिल जाएगा, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में जल्दी जल्दी में रिवाइज करने में हेल्प करेगा। और दोस्तों, आपकी प्रेपरेशन को और अच्छा करने के लिए 20 अलग अलग तरह के टॉपिक्स की आपको पीडीएफ मिल रही है, जिसमें एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर होंगे वो आप एक ही पीडीएफ से कर सकते हो। तो इन पीडीएफ्स का आप यूज कर सकते हो। और अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट है, 3 चीजें देंगे। डिटेल, और दूसरा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी का, और एक होगा क्विज, वो भी बैंकिंग एंड इकोनॉमी का होगा, लेकिन वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आप जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो, तो आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हो। स्पेशल करंट अफेयर में आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा। डिटेल तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो एग्जामिनर यहां से पूछ सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। आप यहां से उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगी। कोई अलग अलग प्राइस नहीं आपसे ले रहे। आपने सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, और साथ ही साथ लॉगिन कर लें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। और उसके बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2 साल की करंट अफेयर की सीरीज बाय कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही कम है, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर आप ASH10 कोड का यूज करोगे। और दोस्तों, आप इस ईमेल आईडी का यूज कर सकते हैं, इस नंबर का यूज कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है। तो स्टार्ट करते हैं 28 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है यार, वो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, वो वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन के साथ जो है वो शुरुआत करेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 जो है वो कौन सी कंट्री ने होस्ट की है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 के अंदर इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं। एक तो ये याद रखना है, इंडिया ने 3 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 सिल्वर हैं और एक ब्रॉन्ज मेडल है। और आपको बताऊंगा कि किस किस ने जीता है, वो भी याद रखोगे। और ये कहाँ पे हुई है दोस्तों? कीनिया के अंदर, आंसर ए होगा। और एग्जैक्ट जगह कौन सी है? नैरोबी। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इंडिया जो है वो 3 मेडल जीत चुका है वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप नैरोबी 21 के अंदर। और 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले के अंदर टीम इवेंट हुआ, और जिसके अंदर इंडिया ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओवरऑल कंट्रीज रैंकिंग में इंडिया का रैंक बहुत पीछे है, 21st रैंक है, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ 3 मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। कीनिया में ही ये टूर्नामेंट हुआ है, कीनिया ही पहले स्थान पे, क्योंकि उसके पास टोटल कितने मेडल आए? 16 मेडल आए। लेकिन इंडिया की तरफ से जो है वो किस किस ने मेडल जीता? शैली सिंह, जो कि कहां से बिलोंग करती हैं? यूपी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता लॉन्ग जंप के अंदर। और लॉन्ग जंप जो है वो कितने मीटर का था? 6.59 मीटर का जो है वो लॉन्ग जंप था। और सिर्फ ये गोल्ड मेडल जो है वो 1 सेंटीमीटर से चूक गई, 1 मीटर भी नहीं कहूंगा, 1 सेंटीमीटर से चूक गई, जो कि एक बहुत ही कम डिस्टेंस है। तो अब देख सकते हो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे मायना क्या है, अदरवाइज ये गोल्ड मेडल जो है वो जीत जाती। और अमित कुमार जो है वो सिल्वर मेडल जीते हैं 10,000 मीटर की रेस के अंदर। मतलब आप कह सकते हो 10,000 मीटर की रेस, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 10 किलोमीटर की रेस। इन्होंने ये 42 मिनट और 17 सेकंड्स के अंदर जो है, या 17.94 सेकंड्स के अंदर इसको क्या किया है? कंप्लीट किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं अमित कुमार? हरियाणा से बिलोंग करते हैं।
और मिक्स्ड रिले के अंदर टीम ने जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, ब्रॉन्ज मेडल जीता 4x400 में। इसमें 4 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, प्रिया एच मोहन, सम्मी, कपिल और भरत श्रीधर ने पार्टिसिपेट किया था। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूरे ग्लोबल लेवल पे इंडिया का पहला जो है वो रिले इवेंट के अंदर जो है वो मेडल आया है, ये बात आपने याद रखनी है। और ये टूर्नामेंट किसने आयोजित करवाया है? ये टूर्नामेंट करवाया है वर्ल्ड एथलेटिक्स के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? मोनाको के अंदर है। कहाँ पे है? मोनाको। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज टेकन चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, मतलब ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें आपने सिंपल बात याद रखनी है कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के, वही जो हैं वो क्या होंगे? चेयरपर्सन होंगे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के। तो पहले कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आपको पूछा जा सकता है कि फॉर्मर कौन है, तो इसका मतलब हर्षवर्धन जी को रिप्लेस करके अब नए कौन आ गए? मनसुख मंडाविया जी। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? बी होगा। मनसुख मंडाविया जी बने हैं नए चेयरपर्सन टीबी पार्टनरशिप के। और कब तक रहेंगे? 2024 तक जो है वो यहीं क्या रहेंगे? चेयरमैन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मनसुख मंडाविया जी यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने चेयरपर्सन बने हैं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का। और बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है कि टाइम पीरियड कब तक का है? 2024 तक। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये स्टॉप टीबी जो पार्टनरशिप है, ये यूनाइटेड नेशन होस्ट करता है इसको, मतलब यूनाइटेड नेशन इसको देखता है कि किस तरह से ट्यूबरक्लोसिस को हमने खत्म करना है इकट्ठे मिलके। और टारगेट क्या है ग्लोबल लेवल के? 2030 तक हमने ट्यूबरक्लोसिस को क्या कर देना है? खत्म कर देना है। लेकिन दोस्तों इंडिया का टारगेट जो है वो बहुत ही अच्छा रखा हुआ है कि हमने 2025 तक खत्म कर देना है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे टारगेट रखा हुआ है यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि 2030 तक हमने बिल्कुल जो है वो एंड कर देना है ट्यूबरक्लोसिस को, लेकिन इंडिया ने 2025 तक रखा है। लेकिन इसमें बहुत ही खास बात बताऊंगा कि जब ये ट्यूबरक्लोसिस पार्टनरशिप स्टॉप टीबी ट्यूबरक्लोसिस पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट हुई थी, ये 2001 में हुई थी। लेकिन उस टाइम पीरियड पे इसको होस्ट कौन करता था? इसको कौन देखता था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन 2015 से जो है वो इसको कौन देख रहा है? यूनाइटेड नेशन देख रहा है। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का जनेवा के अंदर। कहां पे? जनेवा। बहुत इंपॉर्टेंटली इसको याद रखना है, 2001 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22? क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा पढ़ने से, लेकिन बहुत ही सिंपल कर देते हैं इसको कि जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जो हमारा, उसमें 8 स्टेट्स आती हैं, उनकी डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक किया गया है। 103 डिस्ट्रिक्ट को रैंक किया गया है किसके बेसिस पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बेसिस पे। अब कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में वो अच्छे चल रहे हैं तो उसका रैंक किया गया है, और उसमें सबसे अच्छी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो इनाम मिला है। और वो सबसे अच्छी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सिक्किम की। और वो कौन सी है? ईस्ट सिक्किम। याद रखना है दोस्तों, इसका मतलब फर्स्ट रैंक जो है वो किसका है? ईस्ट सिक्किम का है। और याद रखना है किफिरे या किफिरे, किसी भी तरह से इसको बोल सकते हैं, ये नागालैंड की एक डिस्ट्रिक्ट है। इसका स्थान जो है वो बिल्कुल नीचे, मतलब 103rd पायदान पे जो है वो कौन है? किफिरे नागालैंड की एक डिस्ट्रिक्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये किसने रिलीज किया है? ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। एक तो नीति आयोग आप कह सकते हो, एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक जो है वो हमारे पास जो नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और नीति आयोग। लेकिन मेन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? नीति आयोग। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को आंका गया? 103 डिस्ट्रिक्ट को। 8 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो स्टेट्स हैं, कौन कौन सी हैं दोस्तों? एम क्यूब, ए स्क्वायर, एन टी एस, ये हैं हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की 8 डिस्ट्रिक्ट्स, 8 स्टेट्स। कौन कौन सी? मेघालय है यहाँ पे, मिजोरम है दोस्तों, मणिपुर है यहाँ पे, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, एन से नागालैंड है, टी से त्रिपुरा, एस से सिक्किम। तो ये हमारी 8 स्टेट्स हैं। इसमें 120 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं वैसे टोटल, लेकिन 103 को आंका गया है। और कितने गोल्स में से आंका गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 15 में से आंका गया है, मतलब 15 गोल्स को इसमें लिया गया है। तो काफी बच्चे अब सोच रहे होंगे कि सर 15 गोल ही लिए गए हैं, गोल तो 17 होते हैं हमारे पास। तो याद रखना है 2 गोल को इंक्लूड नहीं किया गया। एक तो गोल नंबर 14 को इंक्लूड नहीं किया गया दोस्तों, जिसमें लिखा है लाइफ बिलो वाटर, उसको इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि ये कोस्टल स्टेट्स नहीं है। और एक गोल नंबर 17 भी जो है वो कंसीडर नहीं किया गया, जिसमें लिखा है कि जो गोल है वो पार्टनरशिप करनी है आपस में, जो भी गोल्स को हमने अचीव करना है। तो वो पार्टनरशिप को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है और साथ में लाइफ बिलो वाटर को भी एक्सक्लूड कर, तो 15 एसडीजी गोल्स को इसके अंदर लिया गया है। और इसमें जो रेंज होती है स्कोर करने की वो 0 से लेके 100 तक होगी, मतलब 100 मतलब टॉप स्कोर होगा, 0 मतलब बॉटम होगा।
और आगे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि कौन सी स्टेट को कौन सा नाम दिया जाएगा। अगर 0 से लेके 49 तक है दोस्तों स्कोर, तो उसको कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा, मतलब अभी जस्ट अच्छा लेवल जो है वो स्टार्ट हुआ है उसका। 50 से लेके 64 तक की डिस्ट्रिक्ट को कहा जाएगा परफॉर्मर, परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है उसने। नेक्स्ट 65 से लेके 99 तक जो है उसको कहा जाता है फ्रंट रनर, मतलब आगे बढ़ रही हैं, बहुत ही अच्छे से लीड कर रही हैं, फ्रंट रनर। और फिर जो अगर 100 ही आ गया तो मतलब अचीव कर लिया उन्होंने, तो अचीवर कहा जाता है। और आपको जान के शायद हैरानी भी हो कि ना तो एस्पिरेंट कैटेगरी में कोई डिस्ट्रिक्ट है, ना ही अचीवर कैटेगरी में कोई डिस्ट्रिक्ट आई है। जो डिस्ट्रिक्ट्स आई हैं वो परफॉर्मर या फ्रंट रनर में ही आई हैं, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स को आंका गया है। तो बहुत ही अच्छी बात जो है वो यहाँ पे देख सकते हो आप। और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके मिनिस्टर कौन है हमारे पास, जी किशन रेड्डी। याद रखोगे कौन है, जी किशन रेड्डी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, सिकंदराबाद। कौन सी, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहाँ पे, तेलंगाना के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंटली चीजें आपको डिस्कस कर दी हैं। लेकिन एक बात और रिसेंटली याद रखनी, हम क्वेश्चन को तो बहुत बार कवर कर चुके हैं। PVSLN मूर्ति, जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को डेवलप करने के लिए जो वो आगे काम कर रही है। और इस इंडेक्स को रिलीज करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, नीति आयोग का। तो याद रखना है, ईस्ट सिक्किम की यहाँ पे बात हो रही थी। अगला आते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं, अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, कौन सी कंट्री जो है वो इलेक्ट की गई है काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल में, किसकी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस की। देखो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस, तो उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, एक पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल है। तो उसमें कौन सी कंट्री को इलेक्ट किया गया है, इंडिया को रिसेंटली इलेक्ट किया गया है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो, इंडिया इलेक्टेड टू काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 27th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहां पे हुई है, अबिजन के अंदर। तो आप देख सकते हो अबिजन कहां पे है, कोटे दिवोर। तो आप यहां पे देख सकते हो ये है अफ्रीका का, जो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा कोटे दिवोर। और ये रहा दोस्तों, ये वाला पार्ट है, ये अफ्रीका का आप देख रहे हो पार्ट, और यहाँ पे है ये आप अटलांटिक ओशन देख रहे हो इस तरफ। तो इसके साथ जो है वो आपको ये कंट्री मिल जाएगा। और काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो एक बॉडी है, उसका भी इंडिया मेंबर बना है। उसमें 134 वोट जो है, 134 वोट्स इंडिया को मिले हैं जो इलेक्शंस हुए कि साउथ एशिया और ओशियनिया रीजन के अंदर कौन सी कंट्री को इलेक्ट करना है। तो इंडिया के फेवर में 134 वोट्स जो है वो हुए हैं। और अगर मैं बात करूंगा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम कहते हैं पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, उसके लिए इंडिया को 156 में से 106 वोट्स मिले हैं। तो ये भी बहुत मतलब बड़ी बात है, क्योंकि टोटल मेंबर कंट्रीज जो हैं वो अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस की, तो इसकी मेंबर कंट्रीज 192 हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बर्न के अंदर। और ये याद रखना है, ये 4 साल के अंदर एक बार मिलती है, 4 साल के अंदर इसकी एक बार मीटिंग होती है। लेकिन काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की भी हर साल मीटिंग होती है, पोस्टल ऑपरेशन ऑफ काउंसिल की भी हर साल मीटिंग होती है। तो आपने याद रखना है, एक तो काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी अलग से 41 कंट्रीज मेंबर हैं, और एक बार जो है वो मिलते ही मिलते हैं, कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे हेडक्वार्टर है बर्न के अंदर जो है वो ये मिलते हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये देखता है कि किस तरह से जो है वो अलग अलग पार्लियामेंट्स के अंदर कॉन्टिन्यूटी बना के रखने, क्योंकि नाम क्या है, काउंसिल, काउंसिल का मतलब गठबंधन। तो हमने गठबंधन करके रखना है, किस तरह से लेजिस्लेचर को, लीगल का जो एक्टिविटीज हैं उसको इकट्ठा करके रखेंगे। और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है POS, जिसको हम कहते हैं पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, ये पोस्टल ऑपरेशंस को देखता है, नई टेक्नोलॉजी को देखता है। इसकी 40 कंट्रीज जो है वो मेंबर हैं। और एक बात और याद रखनी है, ये भी जो है वो बर्न के अंदर मिलते हैं, लेकिन इनका मेन काम है कि जो पोस्टल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उसको अपग्रेड करना, उसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज करना। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस। इसका हेडक्वार्टर याद रखना है कहाँ पे है, बर्न के अंदर। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, 192, 4 साल में एक बार मिलती है। और इंडिया जो है वो अभी रिसेंटली इसके अंदर इलेक्ट हुआ है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नया फेज स्टार्ट किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जिसको हम कहते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नेक्स्ट। और ये पहले उन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ही सिर्फ WEP स्टार्ट किया था, अब नेक्स्ट करके स्टार्ट किया है। और वो बॉडी कौन सी है दोस्तों, नीति आयोग है। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। तो नाम से पता लग रहा है नीति आयोग ने ये किसकी हेल्प से स्टार्ट किया, इस बार सिस्को की हेल्प से स्टार्ट किया, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया WEP नेक्स्ट करके।
तो सिस्को टेक्नोलॉजी और जो एक्सपीरियंस होगा उनका, लाइक आप कह सकते हो इंडिया के स्टार्टअप्स के साथ, उसको यूटिलाइज किया जाएगा ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा सके। ये बहुत जरूरी है दोस्तों वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना, क्योंकि अगर आप 6th इकोनॉमिक सेंसस देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग वुमेन की जो एंटरप्रेन्योरशिप लेवल है, मतलब जो वुमेन बिजनेस कर रही हैं, वो सिर्फ 13.76% है टोटल बिजनेसमैन में से। तो एक बहुत ही कम जो है वो परसेंटेज सामने आ रहा है। अगर मैं एग्जैक्ट डाटा भी लूं तो 58.5 मिलियन बिजनेसमैन में से सिर्फ 8 मिलियन ही जो है वो औरतें हैं बिजनेसमैन, मतलब एंटरप्रेन्योर जो है वो सिर्फ 8 मिलियन ही हैं। तो इस डाटा को बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें वुमेन एंटरप्रेन्योर को आगे करना ही होगा। ये प्रोग्राम जो है वो 2017 में नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो भी उनको चीजें चाहिए, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो मार्केट असेस है, चाहे वो कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग है, मेंटरशिप है। क्योंकि देखो यार, कोई भी बिजनेस अगर आपने खोलना है, तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प कर दे, कोई आपको मेंटरशिप गाइडेंस प्रोवाइड कर दे, कोई आपको मार्केट असेस दे दे, तो इससे ज्यादा क्या होगा। तो ये तीनों चीजें अगर हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड कर देंगे तो इससे अच्छी बात जो है वो हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए जो है वो सिस्को भी टाई अप कर रहा है, ताकि टेक्नोलॉजी बेस पे भी कोई कमी ना रह सके, और नीति आयोग जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम के बेसिस पे स्किल प्रोवाइड करने में, मेंटरशिप, मार्केट असिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो यही है जिसके कारण जो है इस प्रोग्राम का नाम पड़ा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट नाम जो है वो साथ में पड़ गया। नीति आयोग जो नए बच्चे मैं उनको बता देता हूं, अदरवाइज रोज कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं इसके बारे में। 1 जनवरी 2015 में इसको बनाया गया था, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहीं चेयरमैन होते हैं। हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वहीं इसके चेयरमैन रहेंगे, मतलब करंटली मोदी जी हैं। और इसके जो डिप्टी या वाइस चेयरमैन हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं, और साथ ही साथ इसके जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं। सिस्को के बारे में याद रखना रख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन सिस्को का जो हेडक्वार्टर है वो याद कर लो, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द विच कंट्री टू सेंड विजिटिंग प्रोफेसर एट द न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कह सकते हो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में इंडिया से कुछ प्रोफेसर जो हैं वो वहाँ पे जाएंगे, जो कि कौन सी फील्ड में जाएंगे, सोशल साइंस में। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकती है कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी क्या केवल न्यूयॉर्क में है? नहीं, ये तो अलग अलग कंट्रीज में है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, और एग्जैक्ट जगह कौन सी है? अबू धाबी। तो याद रखना, जो कि कैपिटल है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। तो आप देख सकते हो इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है यूएई के साथ, ताकि वो विजिटिंग प्रोफेसर कहाँ पे भेज सकें? अबू धाबी के अंदर भेज सकें, और दोनों के अंदर कल्चर, दोनों के अंदर जो हम कह सकते हैं कि हमारा लैंग्वेज का विस्तार हो सके। और इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये टाई अप किया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इसलिए मैं आपको कह रहा था कल्चरल एक्सचेंज जो है वो बहुत जरूरी है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर मिलेगा, और इन्होंने ये पैक्ट साइन किया है। और इस पैक्ट के अंदर जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटी से 6 से 10 महीने के लिए हर साल जो है वो रिसर्च और टीचिंग सोशल साइंस करने के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ अबू धाबी के अंदर इनको भेजा जाया करेगा। इसका मतलब न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ अबू धाबी और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन दोनों मिलके जो है वो ऐसे फैकल्टी मेंबर्स को अपॉइंट किया करेंगे, जो कि किस बेसिस पे होगा? सिर्फ विजिटिंग प्रोफेसरशिप के बेसिस पे ही उनको रिक्रूट किया जाया करेगा। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। और आईसीसीआर के बारे में याद रख रहे हैं, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। इसको दोस्तों 1950 में इसको बनाया गया था, और आप कह सकते हो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की तरफ से बनाया गया था, जो कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर जो है वो बेसिकली डील करती है, और दूसरी कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कल्चरल एक्सचेंज का काम भी करती हैं। इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर विनय हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसके बारे में याद रखो। यूएई के बारे में ज़रूर याद रखोगे दोस्तों, खलीफा बिन, याद रखना है, खलीफा बिन जायद अल नहायन। अल नहायन ये क्या है? प्रेसिडेंट हैं यूएई के। और अबू धाबी आपको पता है कैपिटल है इसकी, और करेंसी जो है वो दिरहम है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट देश के मेंटर्स प्रोग्राम। तो बच्चों को जो है वो लाइक आप कह सकते हो कि इनकरेज किया जाएगा कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लो, क्योंकि सब बच्चे को अब ये प्रदर्शित कर दिया गया है कि गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली के जो है वो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल्स की तरह बना दिए गए हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला ले सके, इसी प्रोग्राम को नाम दिया गया देश के मेंटर्स। और ये कौन प्रोत्साहन देगा? ये देंगे सोनू सूद। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो कोविड-19 के टाइम पीरियड पे, क्योंकि इन्होंने फूड और ट्रैवल की व्यवस्था की थी उन माइग्रेंट वर्कर्स को जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो भूख के कारण मर रहे थे। तो उनको इन्होंने खाना प्रोवाइड किया। तो एक आप कह सकते हो नेशनल हीरो बन चुके हैं अब ये सोनू सूद, और बहुत सा सम्मान जो है वो इनको दिया गया पूरे देश के अंदर।
और आप यहाँ पे देख सकते हो सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, दिल्ली गवर्नमेंट का देश के मेंटर प्रोग्राम। तो यहाँ पे 3 लाख एक्सपर्ट्स जो हैं वो होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, जो कि 10 लाख दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को गाइड भी करेंगे। और एक वेलफेयर इनिशिएटिव भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इनरोल हो सके, एडमिशन ले सकें और अपनी करियर चॉइसेस को आगे बढ़ाने के लिए कि कौन सा करियर आगे चूज करेंगे, मेडिकल लेंगे, नॉन मेडिकल लेंगे, उसके बारे में भी गाइड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपने याद रखना है, सोनू सूद जो है वो ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर कौन सी स्टेट के? पंजाब के। पंजाब एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के, एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको प्रेरित किया जा सके कि वैक्सीनेशन के फायदे हैं। और सोनू सूद बिलोंग भी कौन सी स्टेट से करते हैं? पंजाब से बिलोंग करते हैं। लेकिन बाकी जो 3 नाम देख रहे हो याद रखने दोस्तों, विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर बहुत सी कंपनीज के हैं। रिसेंटली डिजिट इंश्योरेंस का बनाया गया था, वीवो कम्युनिकेशन का बनाया गया था। पृथ्वी शाह, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था स्पोर्ट्स एक्सचेंज का। सुरेश रैना, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था एलिस्टा का। तो ये याद रखनी है दोस्तों, तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which state launched new scheme titled मेरा काम मेरा मान स्कीम टू हेल्प द अनएम्प्लॉयड यूथ्स ऑफ द स्टेट? बहुत ही अच्छी स्कीम जो है वो स्टार्ट की है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नाम क्या है? मेरा काम मेरा मान, मतलब मुझे उसके ऊपर क्या है? गर्व है। और ये स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है? पंजाब है दोस्तों। पंजाब गवर्नमेंट क्या करेगी? पंजाब गवर्नमेंट जो है वर्कर्स को स्किल प्रोवाइड करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो सिंपल है, अनएम्प्लॉयड यूथ को काम दिलाने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनको 2500 रुपये 2500 रुपीज पर मंथ जो है वो दिए भी जाएंगे और वो 1 साल तक दिए जाएंगे, चाहे ट्रेनिंग पहले खत्म हो जाए लेकिन 1 साल तक ये उनको मिलेगा। और ये स्कीम अभी से स्टार्ट है, 2021-22 के फिस्कल ईयर में स्टार्ट करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि 2022 में तो यार पंजाब में इलेक्शन है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि उनके माइंड को अब ये ग्रीसिंग करनी पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सकें। तो ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है इसी फिस्कल ईयर से, मतलब 2021-22 के, और पायलट बेसिस पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और उनके घर के जो लोग हैं उनके लिए जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए ये इनिशियली ओपन कर दिया गया है। तो इसके अंदर क्या होगा? मेरा काम मेरा मान स्कीम के तहत जो है वो शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है पंजाब के, और उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड ही जो है वो उनको जो है वो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और ट्रेनिंग के दौरान जो है वो 2500 रुपीज पर मंथ जो है वो 1 साल तक जो है वो दिए जाएंगे। और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा, फिर रजिस्टर करेंगे तो देखेंगे इनमें से कौन से वर्कर्स को जो है वो पहले जो है वो दी जाए ट्रेनिंग, उसके बेसिस पे जो है उनको चुना जाएगा। और इसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर होगा पंजाब गवर्नमेंट का वो काम करेगा, और डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज भी जो है वो क्या करेगा? काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, खास करके पंजाब के बारे में, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है दोस्तों 2022 में। यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इनमें इलेक्शन है बेसिकली 2022 में। और पंजाब में आपने याद रखना है, कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी कि गवर्नर जो है वो पंजाब के चेंज हो गए दोस्तों। पहले थे वीपी सिंह बदनौर, लेकिन अब वीपी सिंह बदनौर की जगह एडिशनल चार्ज किसको दे दिया गया है? बनवारी लाल पुरोहित जी को दे दिया गया है। याद रखना है, बनवारी लाल पुरोहित जी जो कि तमिलनाडु के भी गवर्नर हैं, तो एडिशनल चार्ज किसको दे दिया गया है? बनवारी लाल पुरोहित जी को। पुराने याद रखना है वीपी सिंह बदनौर जी। और दोस्तों पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। भूपेंद्र यादव हैज लॉन्च्ड विच पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री? ताकि हमें एग्जैक्टली डाटा पता लग सके कि कितने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, ताकि कल को कोई स्कीम स्टार्ट करनी है, कल को कुछ हमने उनके लिए वेलफेयर के लिए कुछ काम करना है, तो हमें एग्जैक्टली डाटा पता हो ताकि हम उसी माध्यम के थ्रू जो है वो उनकी सेवा जो है वो कर सकें। और भूपेंद्र यादव दोस्तों आपको पता ही है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये अनऑर्गेनाइज वर्कर को रजिस्टर करने के लिए पोर्टल है दोस्तों, ई श्रम पोर्टल। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, नाम से पता लग रहा है, ई श्रम पोर्टल। तो इसमें हर तरह के वर्कर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, माइग्रेंट हैं, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, स्ट्रीट वर्कर्स हैं, आप कह सकते हो डोमेस्टिक वर्कर, एग्रीकल्चर, हर तरह के वर्कर्स को इसमें इंक्लूड किया गया कि आपने इस पोर्टल पे जाना है और फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप रजिस्टर कर सकते हो। और इस पोर्टल का टारगेट क्या रखा गया कि 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर जो हैं वो इसके अंदर रजिस्टर करवाना है हमने, ताकि उनको लाभ जो है वो मिल सके। तो आप देख सकते हो ये पहली बार हुआ है कि इस तरह से अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, क्योंकि निर्मला सीतारमन ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी थी कि हमने अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए डाटा चाहिए, तो उसके लिए जो है वो ये किया गया है।
और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वर्कर्स को कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं कि उनको नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से रजिस्टर करना है। आप कॉमन सर्विस सेंटर जाओ सरकार के जो फिजिकली बने हुए हैं, वहाँ पे जाके कहो रजिस्टर करना है तो वो आपको रजिस्टर कर देंगे। और ई श्रम कार्ड जो है वो आपको मिलेगा, जिसमें 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर होगा। बस उस नंबर को हमेशा आधार कार्ड की तरह जो है वो अपने पास रखना है, ताकि आपको हर तरह की सुविधाएं जो हैं वो मिल सके, मतलब आगे आपको ये काम आने वाला है। तो ये पहला नेशनल डेटाबेस होगा जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए किया जाएगा। इससे क्या होगा कि सरकार जो सोशल स्कीम्स होगी, जो सरकार स्टार्ट करना चाहती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है चाहे वो स्टेट की है, वो लाभ जो है वो जरूर मिलेगा। और लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मैं पहले ही बता चुका हूं, भूपेंद्र यादव जी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी याद कर सकते हो कि ये राज्यसभा के मेंबर है कहां से, राजस्थान से, राजस्थान से। और दोस्तों ये जो आप एप्लीकेशंस देख रहे हो, लाइक मानस देख रहे हो, मानस रिसेंटली लॉन्च की गई थी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन के द्वारा। और इसका मेन मकसद था कि जो मेंटल वेलबींग है अलग अलग एज ग्रुप्स का ड्यूरिंग कोविड जो है वो डिप्रेस हो गए हैं, तो उनका ठीक किया जा सके, तो मानस जो है वो लॉन्च किया गया था प्लेटफॉर्म। ई संपदा जो है वो नाम से पता लग रहा है, संपदा मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड जो है वो बात हो रही है। तो ये स्टेट सर्विसेज को मैनेज करने के लिए किया गया था। स्टेट सर्विसेज किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उद्यम सारथी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रही, आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था कि जो इंडस्ट्रियल हमारे पास क्लास है यूपी के अंदर, उनको कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है वो इस पोर्टल पे डाल दिया करें, इस एप्लीकेशन पे डाल दिया करें, ताकि कोई भी बंदे को जो है वो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिल सके। तो ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्पेशली किया गया था ड्यूरिंग कोविड-19। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 26th स्यूटैट दे बार्सिलोना चेस ओपन 2021। तो सीधा याद रखेंगे यार कि बार्सिलोना चेस ओपन 2021 किसने जीता है, इंडिया के ही प्लेयर हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, एसपी सेथु रमन। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन ग्रैंड मास्टर सेथु रमन वन बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है वो दोस्तों बहुत ही कम बार हुआ है कि इंडियन जीते हैं, और टोटल 9 गेम्स हुई थी जो सेथु रमन ने खेली, और आप कह सकते हो अनडिफिटेड रहा ये बंदा, क्योंकि 6 गेम्स इन्होंने जीत ली थी, 6 गेम्स जीत ली थी और 3 ड्रॉ कर बैठा। इसका मतलब क्या हो गया यार, अगर कोई भी गेम जो है वो नहीं हारा तो जीतेगा कौन, एसपी सेथु रमन जीतेंगे। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, याद रखना, चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF, जिसको 1951 में बनाया गया था। संजय कपूर जो हैं वो इसके हेड है, मतलब प्रेसिडेंट हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, न्यू दिल्ली। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सिडबी ने जो है वो पहली बार एक अप्रूवल दिया है अंडर द सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड। ये याद रखना है, सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड, कौन सी स्टेट को उन्होंने ये अप्रूवल दिया इस फंड के अंदर। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, थोड़ी सी पुरानी जानकारी है। इसके अंदर क्या है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी दोस्तों। क्या बनाई गई थी, एक्सपर्ट कमेटी, किसके अंडर, एसपी सिन्हा के अंडर। एसपी सिन्हा भी थे उसमें, यूके सिन्हा भी थे। यूके सिन्हा जो है वो चेयरमैन थे, तो आप यूके सिन्हा का नाम जो है वो याद रख सकते हो। जो यूके सिन्हा है, उपेंद्र कुमार सिन्हा जी, इन्होंने इस कमेटी के अंदर ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो सिडबी है वो एक फंड बनाए, और उस फंड का काम क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर वो कुछ अलग से इंसेंटिव देना चाहती है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ड्यूरिंग कोविड-19, तो वो कौन से फंड से दे सकते हैं, सिडबी फंड से दे सकती है। इसीलिए ये फंड बनाया गया था, सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ यूके सिन्हा कमेटी, जो इसी बात के लिए बनाई गई थी। और उन्होंने पहली स्टेट कौन सी एलोकेट किया, तमिलनाडु, और तमिलनाडु को ये फंड दिया है ताकि वो एमएसएमईज को ये फंड दे सकें। तो बहुत ही सिंपल हो गया अब तो क्वेश्चन कि सिडबी का ये फंड जो है, जिसका नाम क्या है, सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड, वो तमिलनाडु गवर्नमेंट को दिया है। और इससे क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा एमएसएमईज को, जो कि कहाँ पे काम कर रही हैं, तमिलनाडु के अंदर। और सिडबी जो है वो अपनी सर्विसेज भी ऑलरेडी जो है वो प्रोवाइड कर ही रहा है, वो तो मतलब करेगा ही करेगा, जब उसका मतलब पूरा प्लेटफॉर्म है तो वो अपनी सर्विसेज तो साथ में देगा ही देगा। तो सिडबी अब 11 स्टेट्स में जो है वो इस तरह के यूनिट्स जो है वो करेगा प्रमोट, और उसमें असम है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, तो अलग अलग स्टेट्स में प्रमोट करेगा। सिडबी के बारे में याद रखोगे, सिडबी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1990 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है दोस्तों, लखनऊ यूपी के अंदर है, और इसके एमडी जो है वो शिवा सुब्रमण्यम है। याद रखोगे, शिवा सुब्रमण्यम। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है, तमिलनाडु के नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, टाइगर रिजर्व है बेसिकली, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, गाउंडी नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और बनवारी लाल पुरोहित जी जो है वो गवर्नर है वहाँ के। एक हैकथन जो है वो लॉन्च की गई है, हैकथन का मतलब एक चैलेंज जो है वो बेसिकली लॉन्च किया गया है
जो कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ से और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी जो है वो साथ में इन्वॉल्व है। इस हैकेथन का काम क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो लोगों को चैलेंज दिए जाएंगे कि बेहतरीन सोल्यूशन लेके आए, बेहतरीन आइडिया लेके आए, और जो बेहतरीन आइडिया लेके जाएगा उसको प्राइज भी जो है वो दिया जाएगा। और इस पूरे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? मंथन 2021। आंसर क्या होगा? सी होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मंथन 2021। और ये लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और BPR&D मतलब ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इन तीनों ने इसको लॉन्च किया है। और ये पहली बार हो रहा है कि ऐसी हैकेथन लॉन्च की गई। किस काम के लिए? नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ये याद रखना, यही कीवर्ड आपके लिए। और इसमें नेशनल इनिशिएटिव जो हैं वो मतलब आप कह सकते हो कि इनोवेटिव कंसेप्ट जो है वो ये लेके आएगा, नई टेक्नोलॉजी सोल्यूशन बताएंगे, क्योंकि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो अलग अलग आइडियाज देंगे ताकि सिक्योरिटी चैलेंजेस को जो है वो फेस किया जा सके, उसको ठीक किया जा सके, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी फेस कर रही हैं, लाइक CBI हो गया, आप कह सकते हो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, या अलग अलग तरह की एजेंसीज हैं। और इवन जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने 20 अलग अलग तरह के चैलेंज जो है वो तैयार भी कर लिए हैं, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हो, डीप लर्निंग कह सकते हो, मशीन लर्निंग कह सकते हो, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इस बेसिस के चैलेंजेस जो है वो उन्होंने तैयार कर ली हैं। और 2 फेज में ये चैलेंज करवाया जाएगा। पहले आइडियाज़ को चुना जाएगा, देखा जाएगा कि कौन कौन से आइडियाज़ बेहतर लग रहे हैं, क्योंकि उनका सोल्यूशन जब कंपनी सबमिट करेगी तो देखा जाएगा कौन से आइडियाज़ बेहतर हैं। फिर इनका एक ग्रैंड फिनाले होगा 28 नवंबर को, फिर उसमें से एक विनर जो है वो चुना जाएगा और जिनको 40 लाख रुपए की राशि जो है वो दी भी जाएगी। तो इससे हम नेशनल सिक्योरिटी को और भी इंप्रूव कर सकते हैं और यंगस्टर को भी आगे लेके आ सकते हैं। तो इससे कंपटीशन की भावना जो है वो भी पैदा होगी। तो मंथन 2021 आपने प्लेटफॉर्म याद रखना है। अगला क्वेश्चन आते हैं। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक MOU साइन किया है कोऑपरेटिव बैंक के साथ, ताकि कोऑपरेटिव बैंक को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोऑपरेटिव बैंक्स को जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने टाई अप किया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि उनको लाइक पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना। तो ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से दी जाएंगी। और ये एक नहीं है दोस्तों, 2 कोऑपरेटिव बैंक है। एक तो मैसूर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक है, एक HCBL कोऑपरेटिव बैंक है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपके पास? बोथ A एंड B होगा, डी आंसर होगा। तो आप देख सकते हो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने टाई अप किया 2 कोऑपरेटिव बैंक के साथ, ताकि डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ही सिंपल है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पेमेंट सर्विसेज जो हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स को मिल सकें। सो पार्टनरशिप में क्या होगा कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये पहली पार्टनरशिप है किसी कोऑपरेटिव बैंक के साथ कि उनको इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। जैसे POS मशीन लगा दी, POS मशीन्स जो है वो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक दे देगा, डेबिट कार्ड ये दे देंगे, आप कह सकते हो अलग अलग तरह के पेमेंट मेथड्स बता देंगे, इनको सर्व करेंगे। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है वो रुपए डेबिट कार्ड जो है वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की हेल्प से। तो ये लाइक आप कह सकते हो कि ATM सर्विसेज होगी, POS मशीन्स होगी, ई-कॉमर्स सर्विसेज होगी, ये सब जन स्मॉल फाइनेंस बैंक करेगा 2 कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। लेकिन जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में याद रखना है, 2008 में इसको बनाया गया था। कर्नाटका मतलब बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके MD और CEO अजय कनवल जी हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक बुक लिखी गई है दोस्तों जिसका नाम है बैटलफील्ड। किसने लिखी है वो? लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये ओरिजिनली बुक जो है वो 1939 में पब्लिश की गई थी। और ये बुक दोस्तों किस में लिखी गई थी? मराठी लैंग्वेज में। और मराठी में दोस्तों इसका नाम जो है वो कुछ और था। मराठी में नाम क्या था? रणांगन। तो याद रखना है, मराठी में नाम क्या था? रणांगन। लेकिन अब इसको जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। लेकिन हमने पूछा है कि बुक किसने लिखी है, तो आंसर क्या होगा? विश्राम बेदेकर। तो आंसर क्या होगा? B होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो विश्राम बेदेकर का नाम, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? जेरी पिंटो ने। तो ओरिजिनली मराठी लैंग्वेज थी जिसका नाम क्या था? रणांगन, बाय विश्राम बेदेकर। और ये मराठी से इंग्लिश किसने कर दिया? जेरी पिंटो ने। ये एक लव स्टोरी है दोस्तों, 2 पर्सन्स की, जिसमें आप कह सकते हो कि चक्रधार विध्वंस, और जो कि एक मराठी पर्सन है, और एक जर्मन जूइश वुमेन थी जिसका नाम था हेरता। उसके बीच का बताया हुआ है कि किस तरह से सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले वो यूरोप को जो है वो छोड़ के चले गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो 1939 में स्टार्ट हुई थी, जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था, तब ये वॉर जो है वो स्टार्ट होती है। तो उससे पहले जो है वो बस स्टार्ट हुई थी, उससे साथ ही साथ जो है वो ये चले गए छोड़कर। तो उसके बारे में ये बताई हुई है। और आपने याद रखना कि ओरिजिनल किसने लिखे, इंग्लिश में किसने लिखे, लेकिन ओरिजिनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
लेकिन ये जो दो ऑप्शन देख रहे हो, कविता राव, इन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है लेडी डॉक्टर्स। कौन सी? लेडी डॉक्टर्स। ये दोस्तों जो फर्स्ट वुमेन मेडिसिन के अंदर हैं हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी आई थी, तो उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनको इतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला, इसलिए वो इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। तो उनके बारे में लिखा हुआ है। जयराम रमेश जो बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है, इन्होंने बुक लिखी है द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया, दोनों बुक्स याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं जो कि पिक्चर से करोगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि स्मृति ईरानी है, उन्होंने पहली बार जो G20 की वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड मीटिंग हुई है उसको अटेंड किया है। सिंपल है यार, क्योंकि अगर आपको पूछा जाएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्रियल मीटिंग G20 की को किसने अटेंड किया इंडिया की तरफ से, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि वुमेन से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ही अटेंड करेंगी, उसको स्मृति ईरानी अटेंड करेंगी। और क्या पूछ सकता है इसमें, G20 की अध्यक्षता की जो वुमेन एम्पावरमेंट मीटिंग है कहाँ पे हुई है, तो अध्यक्षता कौन कर रहा है? इटली कर रहा है 2021 की, तो कहाँ पे होगी? इटली के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या ये पूछा जा सकता है कि G20 ग्रुप जो है वो कब फॉर्म हुआ था? 1999 में फॉर्म हुआ था। G20 की मेंबर कंट्रीज कितनी है? ज्यादातर बच्चे 20 लगा के आ जाएंगे, गलत है। कितनी मेंबर कंट्रीज है? 19 है। एक दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, तो 20 मेंबर हैं, ना कि 20 कंट्रीज मेंबर हैं। 19 कंट्रीज मतलब 19 कंट्रीज मेंबर हैं। यूरोपियन यूनियन जो है वो इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी मेंबर है। तो देखो कितनी चीजें आपको एक क्वेश्चन से जो वो सीखने को मिल सकती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और एक बात और याद रखनी है, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बात हुई है ताकि जॉब्स के अंदर इक्वालिटी मिल सके, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के काम ऊपर काम कर सकें, उनको टैलेंट और स्किल उनका इन्हेंस कर सकें, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है उसको खत्म कर सकें। अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात हुई है। और स्मृति ईरानी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी? अमेठी। अमेठी है दोस्तों, यूपी के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनी ने माई हार्ट पोर्टल, माई ई हार्ट पोर्टल जो है वो क्या किया है? लॉन्च किया है। माई ई हार्ट पोर्टल किसके लिए? हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए, ताकि जो हाथ से बनाने वाले लोग हैं, जो हाथ से चीजें बनाते हैं, उनको ऊपर उठाया जा सके। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट ऑलरेडी बहुत फेमस है, जिसके कारण वो अपना सामान जो भी बनाएंगे इस पोर्टल के ऊपर डाल देंगे और लोग वहां से खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा? उनका लाइवलीहुड, उनका जीवन स्तर, उनका इनकम जो है वो क्या होगा? इंप्रूव होगा। और ये बहुत ही अच्छी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी ने इसको स्टार्ट किया है। HCL फाउंडेशन कह सकते हो, जो कि HCL टेक्नोलॉजी का ही एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप है। तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को ऊपर उठाने, जो भी आर्टिजन्स हैं, जो भी हैंडीक्राफ्ट करते हैं, हाथ से चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो वुमेन है कोई भी है, तो वो इस माई हार्ट पोर्टल के ऊपर जा सकता है और वहाँ पे अपना सामान डाल सकता है। इससे क्या होगा? उनको अपना बिजनेस चलाना आसान होगा और उनको और भी ज़्यादा जो है वो वैरायटी ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो मिलेंगे। और ई पेमेंट सर्विसेज होगी, कैश ऑन डिलीवरी हो गया, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो गया, सामान को लेके जाने और आप कह सकते हो डिलीवर करने की जिम्मेवारी होगी, रियल टाइम ट्रैकिंग, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो HCL पोर्टल ही मतलब माई ई हार्ट पोर्टल ही प्रोवाइड करेगा। अभी तक इसमें 30 पार्टनर जुड़ चुके हैं, 8 स्टेट्स जुड़ चुकी हैं, 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसमें पब्लिश हो चुके हैं। तो धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, यहीं आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन क्या है? एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में, ताकि सामान को पानी के थ्रू इधर उधर भेजा जा सके। जो कि पानी, जो कि आप कह सकते हो कि बीच में हम इनलैंड वाटर जो कि चारों तरफ आप जमीन से गिरा हुआ रिवर है उसको यूज किया जा सके। और ये रिफाइनरी आपने बताना है कि कौन सी स्टेट में है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये रिफाइनरी दोस्तों कहाँ पे? असम के अंदर है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। और असम में कौन सी रिवर बहती है दोस्तों? बहती है ब्रह्मपुत्र, जो मेन रिवर है। अदरवाइज बाकी इसकी ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र मेन रिवर है, ताकि इसका पानी के थ्रू हम सामान को इधर उधर भेज सकें। तो ये दोस्तों याद रखना है, हमारे पास है नुमाली या नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और इनलैंड वाटरवेज के बीच में ये टाई अप हुआ है, ताकि कार्गोस को इधर उधर भेजा जा सके और स्मूथ नेविगेशन, इधर उधर सामान को लेके जा सके रिवर्स के थ्रू, ताकि हम जो अंदर की रिवर्स हैं, जो कि जमीन के अंदर अंदर हैं, मतलब जमीन के अंदर का मतलब चारों तरफ जमीन लग रही है, कोई ओशन नहीं है, कोई सी नहीं है, कोई समुंदर नहीं है, तो उसको यूज किए बिना हम रिवर्स को यूज करेंगे। बह रही हैं जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में सामान को लेके जाएंगे, तो हम इनका यूज कर सकते हैं और बड़े बड़े कार्गोज, बड़ा बड़ा सामान जो है वो हम बेच सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे याद क्या रखना है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, इस बॉडी के बारे में थोड़ा सा जान सकते हो, ज़्यादा जरूरत नहीं है इसको याद रखने की। इसके जो सेक्रेटरी हैं वो मनीष पाठक हैं। मनीष पाठक, हेडक्वार्टर जो है वो इसका कहाँ पे? नोएडा। ज़्यादा से ज़्यादा हेडक्वार्टर याद कर लें, अगर याद रखना ही है तो हेडक्वार्टर याद कर लें। असम के बारे में आपको पता ही है, जगदीश मुखी जी जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पे आपको मिलेंगे 7 नेशनल पार्क। जो रिसेंटली ऐड किया गया वो है दहिंग पटकाई नेशनल पार्क। यहीं पे आपको रायमोना मिलेगा, ये आएगा क्वेश्चन दोस्तों, रायमोना नेशनल पार्क SBI में आपको मिल जाएगा।
और यहीं पे आपको काजीरंगा मिलेगा, वर्ल्ड फेमस। मानस बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिल जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व कह रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे ओरांग नेशनल पार्क मिल जाएगा, नामेरी मिल जाएगा, यहाँ पे दिब्रू साइखोवा मिलेगा। तो देखो कितने हो गए, 7 हो गए यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आरबीआई ने अपनी पीआईडीएफ स्कीम को जो है वो एक्सटेंड कर दिया स्ट्रीट वेंडर्स को। पहले भी चल रही थी स्ट्रीट वेंडर्स को, लेकिन पहले सिर्फ टीयर 3 से लेके टीयर 6 तक की सिटीज में चल रही थी। अब टीयर 1 से लेके 2 सेंटर्स में भी चला करेगी। कौन सी स्कीम? पीएम स्वनिधि स्कीम। तो देखो यार, पहले समझना जरूरी है कि ये पीआईडीएफ स्कीम जो है वो बेसिकली क्या है, ये मतलब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, पीआईडीएफ जो स्कीम है ये सरकार ने स्टार्ट की थी 2021 में। 2021 में जब इसको स्टार्ट किया था, इसका मतलब है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसमें 345 मतलब 345 करोड़ रुपीस जो हैं वो लगाए गए थे। इसका मेन मकसद क्या था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, मैंने पहले बताया कि जो 8 स्टेट्स हैं, उसमें हम पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो हैं या डिजिटल पेमेंट मेथड जो हैं वो इंस्टॉल कर सकें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके टीयर 3 से लेके टीयर 6 सेंटर्स तक। तो आपने याद रखना है, टीयर 1 से लेके 6 तक के सेंटर्स होते हैं दोस्तों हमारे पास। टीयर 1 का मतलब है 1 लाख या उससे अधिक पॉपुलेशन, तो उसको कहते हैं टीयर 1। फिर 50,000 से लेके 99,999 तक का जो टीयर 2 हो जाता है। फिर 20,000 से लेके 49,999 3 टीयर वाले आ जाते हैं। फिर उसके बाद 4 वाला 10,000 से लेके 19,999, ये आ जाता है हमारे पास टीयर 4 में। टीयर 5 में 5,000 से लेके 9,999 आ जाता है। और लेस देन 5,000 जो है वो हमारे पास जो है वो टीयर 6 आ जाता है। तो टीयर 3 से लेके 4, 5, 6 ये ऑलरेडी इसमें चल रहा था, 1 और 2 में नहीं चल रही थी ये, तो अब 1 और 2 में भी इसको चलाया जाएगा। और इससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का क्या होगा, इंप्रूव होगा, और डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है वो बढ़ेंगी। और पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में आपको पता ही है। प्राइम मिनिस्टर, आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। और इसमें कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता था, कितना? 10,000 रुपए का। और ये कोलेटरल फ्री लोन 1 साल के लिए दिया जाता था। और इसमें जो है वो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट मिला। और कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था इसको? 2020 में। तो याद रखना दोस्तों जो भी चीजें मैंने बताई हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लास्ट क्या कहता है? 2021 वुमेन्स इक्वालिटी डे जो है वो हमने क्या किया? सेलिब्रेट किया। कौन से दिन? 26 अगस्त को। बेसिकली इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेलिब्रेट करता है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड इसको हम मान के चलते हैं कि ये सारी कंट्री सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन अदरवाइज इसको सेलिब्रेट यूएसए करता है 26 अगस्त को, ताकि वुमेन जो हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हैं उनकी अचीवमेंट्स, उनकी एडवांसमेंट को हम प्रोत्साहन दें, उनको और आगे बढ़ाएं। स्पेशली आज हम वुमेन के बारे में बहुत सी चीज़ें कर चुके हैं, जैसे कि नीति आयोग ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम नेक्स्ट चलाया, या आप कह सकते हो स्मृति ईरानी जी ने जो है वो G20 की वुमेन एम्पावरमेंट समिट को जो है वो एड्रेस किया। तो अब वुमेन इक्वालिटी डे की बात कर रहे हैं। तो वुमेन की जो एफर्ट्स हैं सोसाइटी में इक्वल दर्जा पाने की, वो आज भी चल रही हैं, क्योंकि आज भी काफ़ी कंट्रीज़ में वुमेन को राइट्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि आप अफगानिस्तान देख रहे हो या और कंट्रीज़ देख रहे हो, सऊदी अरेबिया देख रहे हो, तो इसलिए जो है वो ये किया जा रहा है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि सशक्त किया जा सके इनको। और ये इसलिए 20 अगस्त है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1920 में इसी दिन जो है वो आप कह सकते हो कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था कि वुमेन को राइट टू वोट मिलेगा। वुमेन को राइट टू वोट मिलेगा, पहले नहीं था, सिर्फ मेन नहीं कर सकते थे, राइट टू वोट मिला। और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये 19th अमेंडमेंट हुई जिसके थ्रू उनको राइट टू वोट मिला। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि हमारे पास वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला है निर्मला सीतारमन जी ने ब्रिक्स की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग को चेयर किया। बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर्स किया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगा। और एक सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी, उसको शक्तिकांत दास जी ने एड्रेस कर दिया। तो सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन ब्रिक्स के बारे में याद रखना है। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप 2021 की किसके पास है? इंडिया के पास है। और 15 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया, और इसलिए थीम क्या है? ब्रिक्स @15। और दूसरी बात याद रखनी है, ब्रिक वर्ड जो है वो किसने टर्म किया था? जिम ओ'नील ने। किसने? जिम ओ'नील ने। और साउथ अफ्रीका ने बाद में ज्वाइन किया था 2010 में। और इसमें बात की गई है कि कोविड-19 के दौरान जो अनसर्टेनिटीज आई हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरह से हमने काम करना है उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट आते हैं, एक कंपनी है ऑफकॉन्स, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। उन्होंने $530 मिलियन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं मालदीव्स के अंदर। तो मतलब आप कह सकते हो मालदीव का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको कहते हैं GMCP प्रोजेक्ट, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। माले मतलब उनकी कैपिटल की बात कर रहा हूँ। और ये फंड जो है वो किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अंदर जो है वो क्या बनाया जाएगा? इनकी जो कैपिटल सिटी है, माले कैपिटल सिटी, उनको कई आइलैंड्स के साथ जोड़ा जाएगा ब्रिज के थ्रू।
और उस ब्रिज की लेंथ क्या है 6.74 किलोमीटर। तो मतलब आप कह सकते हो मालदीव्स को बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो इससे मिलने वाला है। और मालदीव्स के बारे में पता ही आपको, कैपिटल जो है वो माले है, करेंसी मालदीवियन रुपया है, मालदीवन रुपया। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोली। कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोली। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन आर्मी ने 400 किलोमीटर का एक जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन जो है वो स्टार्ट किया जम्मू एंड कश्मीर से। तो आपने याद रखना है सिर्फ ये आज़ादी का अमृत महोत्सव या 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके लिए किया गया है जज्बा ए तिरंगा। 400 किलोमीटर का ये होगा। इसमें 300 ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया है, 300 ट्रूप्स ने रिले मैराथन के अंदर। और इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग लेके जो है वो ये जाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास से। और साथ ही साथ ये सोल्जर्स जो होंगे वो नेशनल फ्लैग को तो लेके जाएंगे, साथ में जो है वो इसको अलग अलग जो आप कह सकते हो 300 ट्रूप्स हैं उसको आगे आगे हैंडल करते जाएंगे ताकि ये पूरा 400 किलोमीटर जो है वो पूरा किया जा सके। सिर्फ नाम रखना है याद, जज्बाए तिरंगा। नेक्स्ट एक नई बुक जो है वो लॉन्च की है जिसका नाम है इनविटेशन टू डाई, एक कर्नल आचार्य मिस्ट्री, ऑथर्ड बाय तनुश्री पॉडर। तो जब भी आचार्य वर्ड आज गया, जब भी कर्नल आचार्य वर्ड आ गया तो इसका मतलब याद रखना है वो किसने लिखी होगी, तनुश्री पॉडर। ये उनकी नॉवल का एक करेक्टर है, याद रखना है। उन्होंने पहले भी जो नॉवेल्स लिखे हैं उसमें भी ये करेक्टर आया है। और इसमें आप कह सकते हो कि ये बुक जो है वो हार्पर कॉलिंस की तरफ से पब्लिश की गई है। इस बुक के अंदर एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं कर्नल अर्जुन एच आचार्य जी। और वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी हैं, तो वो करते हैं, तो उसके बारे में बताया हुआ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लियो। पुडुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी जी, उन्होंने बजट पेश किया है क्योंकि पुडुचेरी के अंदर रिसेंटली सरकार बनी है, एन रंगास्वामी सरकार बनी है, बीजेपी की हेल्प से इस सरकार को बनाया गया। लेकिन फाइनेंस बजट जो है वो दिया गया 2021-22 का। और आपने याद रखना है कि इस बजट के अंदर जो पोर्टफोलियो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का वो एन रंगास्वामी जी के पास है, जो चीफ मिनिस्टर है उन्हीं के पास फाइनेंस, इसलिए वो बजट दे रहे हैं। और पुडुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी जी और गवर्नर हैं तामिलिसाई सौंदरराजन, इनके पास एडिशनल चार्ज है, अदरवाइज ये तेलंगाना की गवर्नर हैं। नेक्स्ट, इंडिया कुड कंट्रीब्यूट USD 500 बिलियन टू द ग्लोबल इकोनॉमी बाय 2030 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और केयरनी रिपोर्ट दी गई है। तो केयरनी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर एक रिपोर्ट देता है शिफ्टिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स, और इस रिपोर्ट के तहत उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है कि अगर आप एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव लेके आते हो तो आप 500 बिलियन डॉलर जो हैं वो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को 2030 तक दे सकते हो। मतलब सप्लाई वैल्यू चेन्स को इंडिया के अंदर यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्लॉगनी। क्लॉगनी जो है वो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है दोस्तों, इसके हैं क्लॉस शशाब, KLAUS, क्लॉस शशाब, SCHWAB। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 27 अगस्त का क्वेश्चन क्या था, एंशियंट हिस्ट्री से था दोस्तों क्वेश्चन। बाणभट्ट जो है वो किसके दरबारी कवि थे, बाणभट्ट जो है वो किसके कोर्ट पोएट थे। तो बाणभट्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए 7th सेंचुरी के एक बहुत ही महान कवि जो है वो रहे हैं। वो लाइक अष्ट कवि रहे हैं। अष्ट कवि किसके दरबार के, अष्ट कवि रहे हैं हर्षवर्धन के दरबार के। तो याद रखना है हर्षवर्धन जो है वो रूलर थे, उनके दरबार के महान कवि कौन रहे हैं, बाणभट्ट। और आप कह सकते हो 606 से लेके 647 AD तक, या CE कह सकते हो कॉमन एरा तक, ये बंदा जो है वो नॉर्थ इंडिया में रहा है, बाणभट्ट। और इन्होंने 2 बुक्स तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इनकी, एक तो हर्षचरित्र जो कि आप कह सकते हो हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, और एक इन्होंने नॉवल लिखी थी कदम्बरी, और ये वन ऑफ द फर्स्ट नॉवल जो है वो मानी जाती है जो बहुत ही अच्छी तरह से लिखी हुई थी। और कदम्बरी दोस्तों इन्होंने स्टार्ट तो कर दी थी लेकिन बहुत ही कम बच्चों को पता है ये खत्म नहीं कर पाए थे इसको। एंड किसने किया था इस नॉवल को, इनके बेटे ने। इनके बेटे का नाम क्या था, भूषण भट्ट। तो याद रखोगे भूषण भट्ट ने इसको खत्म किया था। और इनको कई जगह पे जो है वो एक नाम से और भी लिखा गया है, पुलिंद भट्ट के नाम से भी जाना गया है। तो याद रखना एग्जामिनर आपको भूषण भट्ट करके भी पूछ सकता है, पुलिंद भट्ट करके भी पूछ सकता है कि कदम्बरी को किसने कंप्लीट किया था। स्टार्ट बाणभट्ट ने किया था लेकिन कंप्लीट इन्होंने किया था। और इन्होंने 2 बुक्स और भी लिखी हैं जिसके अंदर एक था चंदक अष्टक, याद रखोगे चंदक अष्टक। और एक हमारे पास क्या है, पार्वती परिण्या। ये भी दोस्तों जो दोनों इन्होंने ही लिखी हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे रेड से आपको मार्क कर दूं तो आपको याद रहेगा, एक तो हर्षचरित्र, एक कदम्बरी इन्होंने लिखी है लेकिन एंड नहीं कर पाए, इसका एंड जो है इनके बेटे ने किया, भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट ने। एक इन्होंने लिखी है चंदक अष्टक और एक लिखी है पार्वती परिण्या। तो ये चारों आपने याद रखनी है। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है। क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही सिंपल है कि फर्स्ट इंडियन रूलर जिन्होंने इंडिया की नेवी को सुप्रीमेसी हासिल करवाई है अरेबियन सी के अंदर, मतलब उनके टाइम पीरियड पे इंडिया की जो नेवी थी वो बहुत ही ऊपर उठ चुकी थी। और आप यहाँ पे जो नाम देख रहे हो ये सारे के सारे चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ये तो क्लियर है। फिर चोला डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे ये ऊपर उठी थी। तो अब मुझे आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। 700 से ज्यादा लाइक्स दोस्तों कर देने इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, और साथ ही साथ आपने जो है वो शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी हैं वो इसका लाभ उठा सकें। और इस बेल बटन को प्रेस कर दें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेगा। और अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें। और दोस्तों लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे इस स्माइली की तरह। अगर खुश रहोगे तो आपको देख के कोई और भी खुश रह रहा होगा, तो इसका मतलब आपके आसपास में पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आपको मिलती रहेंगी और आपका एग्जाम जो है वो जल्दी क्लियर हो सकता है। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।